हम लोग देखेंगे आज रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसोर्स के रूप में हम लोग को इस धरती पर या तो वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स, कई रूप में रिसोर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और हमारे ज़रूरत की वस्तु या तो वो वाटर में या फिर जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, या फिर जो मिनरल्स है, हमें उससे प्राप्त होता है। तो आइए हम पहले बांटेंगे रिसोर्स को दो भागों में। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक में हम देखेंगे कि क्या अंतर है। बायोटिक का मतलब हो गया कि जिसमें क्या है, लाइफ है, लिविंग बींग्स के अंतर्गत आता है, वो आपका बायोटिक हो जाएगा। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, ये आपका कैसा रिसोर्स है? तो ये आपका बायोटिक रिसोर्स है। और एबायोटिक जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछता है। आगे बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि अब इसके हिसाब से भी रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का तात्पर्य ये है कि उसको वापस से या तो फिजिकल, केमिकल या ठीक है किसी भी तरीके से प्रोसेस्ड करके, ठीक है, उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे हम लोग रिन्यूएबल कहेंगे। और नॉन रिन्यूएबल जिसका इस्तेमाल काफी वर्षों समय से होता आ रहा है, ठीक है, और एक समय के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत रखेंगे। तो इसके बारे में थोड़े विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। रिन्यूएबल में जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग धरती के अंदर से, ठीक है, ओर्स के रूप में, ठीक है, ओर्स के रूप में क्या कर रहे हैं कि आयरन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोहे को धरती के अंदर से जब निकाला जाता है तो वापस से, है ना, लोहा यानी आयरन को धरती के अंदर से निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उससे स्टील या फिर बार और भी कई प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं। इस्तेमाल में जब हम लोग के वो उपयोग लायक जब वो नहीं होता है तो वापस से हम क्या करते हैं, उन सभी वस्तुओं को लेकर कबाड़ वाले के पास जाते हैं, है ना। कबाड़ वाला क्या करता है कि उन सभी ऑब्जेक्ट को वापस से फैक्ट्री भेज देता है, और फैक्ट्री वाला क्या करता है, फिर से उसको पिघलाकर कोई नया ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये रिन्यूअल, ये सर्कल चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, ठीक है, कि कोई गुड्स बना, उसके बाद से फिर वापस से वो प्रोसेस्ड होके फिर एक नया गुड्स बनता है, मार्केट में आता है, और वापस से वो फिर से क्या होता है, प्रोसेस हुआ, उसको बेच दिया गया कबाड़ में, फिर से उसको प्रोसेस करके एक नया गुड्स बनता है। जबकि हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा फॉसल्स फ्यूल्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल में फॉसल्स फ्यूल, ठीक है, कि एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हो गया हमारा क्या, कोल हो गया यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के अंदर ही आ जाएगा आपका पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा और केरोसिन हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, या फिर कोल यानी कि कोयला। इन सभी का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से हम लोग करते आ रहे हैं, जो कि इस नेचर में लिमिट अमाउंट में उपस्थित है। एक ना एक दिन क्या है, वो होगा कि ये खत्म हो जाएगा, और इसको हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कोयले को जलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट में स्मोक यानी कि धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग पहला पॉइंट है इंडिविजुअल, यानी कि वैसा रिसोर्स आर ऑन बाय अ प्राइवेट इंडस्ट्रियल, जो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री का होता है। वैसा रिसोर्स जो किसका होता है, किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज का होता है। जैसे किसी प्लांट का लगाना, मान लिया जाए, हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि अमूल का अपना प्लांट है, किसका, दूध का, वो वहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये अमूल का क्या है, इंडिविजुअल है। अब देखेंगे कम्युनिटी, यानी काफ़ी एक समुदाय के द्वारा चलाया जाने वाला, एक समुदाय के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, वैसे रिसोर्स को हम लोग देखेंगे। तो ये आपको देखने के लिए गांव में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि गांव का क्या हो गया, एक घास का मैदान, ठीक है, जिसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग, है ना, अपने अपने जानवरों को लेकर जाते हैं फॉर ग्रेजिंग,
गाय को चराने, भैंस को चराने या फिर अन्य और भी किसी जानवरों को चराने के लिए उस मैदान में वो लोग लेकर जाते हैं और ग्रेजिंग के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। या फिर गाँव का कुआँ, वो केवल एक व्यक्तियों के लिए नहीं होता है बल्कि पूरे समुदाय के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जबकि एक बात बताना भूल गए क्या कि देखिए कि गाँव में जो आपका, ठीक है, गाँव का जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो एक कम्युनिटी के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में क्या कुआँ बनवाए रहते हैं, अपना पर्सनल खुद का पॉन्ड होता भी है ना? तो ये इंडिविजुअल जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपने लिए करता है, जिसका इस्तेमाल उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है इंडिविजुअल्स, और जिसका इस्तेमाल एक समुदाय के लिए होता है वो कम्युनिटी। अब हम लोग देखेंगे नेशनल रिसोर्स, वैसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल, ठीक है, जिसका उपयोग पूरे देश या पूरे राष्ट्र के लिए होता है, वैसे रिसोर्स को हम लोग नेशनल रिसोर्स के रूप में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि इस भारत में, ठीक है, जितने भी प्रकार के जो मिनरल्स हैं, जो भी वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ओशियनिक एरिया यानी कि जो भी समुद्री जो मार्ग है और जो उसका क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, उन सभी पे, ठीक है ना, सभी भारतीयों का बराबर का अधिकार है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मुख्य तट होता है, यानी कि जो मेन लैंड होता है, वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, ये क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या हो जाता है, 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है, 19.2 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे आपका दे रखा है। अब इस क्षेत्र तक क्या होता है, ये किसी भी देश का इंटरनल, ठीक है ना, ये किसी भी देश का ये टेरिटोरियल वाटर, ठीक है ना, ये टेरिटोरियल वाटर एरिया कहलाता है। इसके अंदर दूसरा कोई भी नेशन आपके यहाँ प्रवेश से पहले उस देश की क्या लेता है, अनुमति लेता है। उसके अनुमति के बगैर वो यहाँ इंटर नहीं कर सकता है। इस एरिया में कोई दूसरे देश का जहाज आकर मछली नहीं मार सकता है। ये 12 नॉटिकल का जो एरिया होता है, इसमें इस देश का जो रहने वाला व्यक्ति है, वही किसी भी प्रकार का कोई भी मछली मारने से, या तो वो मछली मारने का काम कर सकता है, डाइविंग से रिलेटेड काम कर सकता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो इस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग नेशनल रिसोर्स के रूप में जानेंगे। अभी देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में। तो जैसे कि ये इंडिया था, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है। 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद क्या हो जाता है, 24 नॉटिकल माइल, उसके बाद हो जाता है 200 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, ये 12, ये 24, ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल्स। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है, मान लो ये एरिया है, यहाँ पे किसी भी देश का बाउंड्री अगर नहीं लगता है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसके ऊपर किसी भी दूसरे देश का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। तो 200 नॉटिकल माइल नहीं, हमेशा 200 नॉटिकल माइल के बाद, वैसा एरिया जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर होता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल वो इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में हम लोग उसको जानेंगे, जिस जो एक तरीके का ओपन इकोनॉमिक जोन होता है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस तरह के एरिया को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में जानते हैं, जो कि पूरी तरह से वो स्वतंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो डेवलपमेंट के आधार पर पहला हम लोग देखेंगे पोटेंशियल। तो इस तरीके का, these are resource found in a region but have not been utilized। तो जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई रिसोर्स है, लेकिन हम उसके उपयोग को नहीं जानते हैं कि हम उसका उपयोग वास्तविक में कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें उस तरीके के हम लोग क्या रिसोर्स को रखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में राजस्थान और गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या है कि रेगिस्तान है, वो केवल सैंड एरिया होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा ज़मीन इसी तरीके का खाली पड़ा है।
जिसमें कि हम लोग विंड एनर्जी का, और साथ में कोस्टल रीजन होने के कारण वहाँ पे हमेशा जो हवा है काफ़ी तेज चलती है। तो हम लोग चाहें तो राजस्थान में क्या कर सकते हैं कि विंड एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा वहाँ डेवलप किया जा सकता है। सोलर पैनल ऐसे भी वहाँ राजस्थान में हाल के समय में काफ़ी सोलर प्लांट लगाए गए हैं और अभी भी इसके ऊपर और काम चल रहा है। यानी कि हमारे पास क्षमता तो है, लेकिन अभी हम उसका पूरी तरह से, है ना, उपयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि डेवलप्ड इस तरीके का जो रिसोर्स होता है, विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, कि उसके क्वालिटी और देखो, एक बात बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले बिहार में एक जिला है, वहाँ क्या हुआ है कि गोल्ड का बहुत बड़ा भंडार पाया गया, बहुत बड़ा गोल्ड का भंडार मिला है। तो इससे पहले भी वहाँ गोल्ड का भंडार मिला था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहली बार, ठीक है, गोल्ड का भंडार मिला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन जानते हैं कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोने का भंडार मिला है। तो पहले भी यहाँ कई बार ढूंढा जा चुका है। तो किसी भी मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से निकालने से पहले उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि मान लो कि अगर आप कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझिए कि इसमें मान लो 10% ही गोल्ड है, ठीक है, बाकी 90% क्या है, सैंड है, अदर रॉक्स है। तो अभी 10% हम इसके अंदर से गोल्ड निकालेंगे और निकालने में हमको, ठीक है, 10% इसमें से गोल्ड निकला जिसका कीमत मान लो है 7,000, ठीक है, और निकालने में हमें पैसा लग गया 10,000 रुपये। मतलब जब हम उसको ज़मीन से निकाल रहे हैं तब हमको लग रहा है कितना, 10,000 रुपये, लेकिन उससे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, 7,000 रुपये का ही निकल रहा है। तो कोई भी कंपनी या सरकार नहीं चाहेगी उस तरीके के प्रोडक्ट को ज़मीन से निकालना। वो वेट करेगी कि और कोई नया टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, जिससे कि क्या, उस नए टेक्नोलॉजी से जब हम उस मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो क्या होता है, जो लागत मूल्य है ना, जो लागत मूल्य जो है वो क्या होगा, कम होगा। तभी तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा किसी कंपनी को, ठीक है, जब तक किसी भी कंपनी को निकालने के बाद प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ज़मीन के अंदर से जो पड़ा हुआ मिनरल्स है वो क्यों निकाला जाएगा। मान लो कि 10 ग्राम का रेट अभी मार्केट में चल रहा है 60,000। अगर हम ज़मीन के अंदर से 10 ग्राम गोल्ड निकाल रहे हैं और 10 ग्राम गोल्ड निकालने में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम किसी एरिया में, क्योंकि सभी एरिया में, ठीक है, जो डेंसिटी होता है किसी भी मिनरल्स का वो सेम नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा मात्रा में डेंसिटी में पाया जाता है, कहीं कम। अगर ज़्यादा कम डेंसिटी वाला कम है, ठीक है, काफ़ी कम डेंसिटी में है, और हम उसी पुराने टेक्निक से अगर निकालेंगे और निकालने में हमारा कॉस्ट आ रहा है 17,000, है ना, रुपीज़ पर 10 ग्राम, तो हम क्यों निकालेंगे। हम कुछ नया टेक्नोलॉजी का वेट करेंगे या फिर किसी नए टेक्नोलॉजी के रिसर्च के ऊपर लग जाएंगे कि उस टेक्नोलॉजी से अगर हम निकालें, ठीक है, जिससे कि हमको क्या हो, मार्केट रेट से तो कम हो, तभी तो हमारा सोना बिकेगा, वरना हम मार्केट से ही नहीं खरीद लेंगे, हम क्यों ज़मीन के भीतर से निकालेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, यानी कि सही टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण भी ऐसी स्थिति हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हम लोग अब देखेंगे स्टॉक। दीज आर मिनरल्स इन द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में है, विच हैव द पोटेंशियल टू, ठीक है, सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, ठीक है ना, बट डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, ठीक है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम लोग उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग थोरियम को ही देख रहे थे कि भारत क्या है, कि भारत में थोरियम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। थोरियम, हाँ, थोरियम जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, उपलब्ध है। लेकिन भारत में, इंडिया में आज भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस पे चल रहा है, यूरेनियम पे चल रहा है। वो किस पे चल रहा है, यूरेनियम पे चल रहा है। क्यों, क्योंकि थोरियम से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है ये टेक्नोलॉजी आज भी, ठीक है, विदेशों के पास है, जो कि वो भारत से क्या साझा नहीं करना चाहती। वो टेक्नोलॉजी इंडिया को वो नहीं देना चाहती है कि थोरियम से कैसे आप एनर्जी प्रोड्यूस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही
ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया को मिल जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो विदेशों से यूरेनियम क्यों खरीदेगा? यूरेनियम अपने देश में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, जबकि थोरियम का काफ़ी ज़्यादा प्रचुर भंडार है। तो जो हमारे देश में है, हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता नहीं है, जिसके कारण हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिसोर्स, these are the subset of stocks which can be put into use with the help of distinct technique know how but their use has not been started। कि हम लोग को पता है, सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजी टेक्निक हम लोग जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसके रूप में हम लोग देखेंगे सोलर का। पहले हम लोग सोलर ही तो देख लें, सोलर पैनल। अब सोलर पैनल में बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे कि जब एक सोलर पैनल बनना कितना कॉस्टली है, क्योंकि सही टेक्निक अभी तक नहीं आया है जिससे कि सोलर पैनल के रेट में कुछ कमी आए। हालांकि जब हम लोग पहले आज से 10 साल पहले देखेंगे तो सोलर पैनल और भी महंगा हुआ करता था, लेकिन बदलते टेक्नोलॉजी के कारण आज सोलर पैनल का रेट बहुत हद तक कम हुआ है। अब ये महंगा है तो लोगों को तो पता है ही है कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये महंगा है। और जब सोलर पैनल ही महंगा है तो हम सोलर एनर्जी का क्या करेंगे? जब इसका रेट कमेगा तो हम लोग सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल, है ना, धूप का इस्तेमाल करेंगे एज अ सोलर एनर्जी के रूप में। यानी कि सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम जानते भी है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना, वो काफ़ी महंगा सौदा हमें पड़ने वाला है। आगे देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब होता क्या है ना कि किसी भी रिसोर्स में क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, जिसके कुल मिलाकर 3 स्टेज हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, और पहला देख पहचाना जाता है। ठीक है, कि किस एरिया में, मान लो पता चला कि किसी एरिया में, जैसे कि बिहार के जब जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में जब गोल्ड का पता चला तो लोगों के द्वारा क्या हुआ कि जब पता चला कि जब ज़मीन से कुछ सुनहरा चीज़ दिखाई दे रहा है तो वो बताया गया किसको? सर्वे वाले को। उसमें क्या हुआ, फिर सर्वे करवाया गया, उसका मैपिंग करवाया गया, मापा गया, ठीक है? उसे सब कुछ देखा गया और एक अनुमान लगाया गया कि उसमें इतना मात्रा में सोना होने की संभावना है। या फिर हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाने वाला जो धातु है, जिसको हम लोग क्या, जिसका इस्तेमाल आजकल बैटरियों में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, किया जा रहा है, जिसको हम लोग लिथियम के नाम से भी जानते हैं। अभी के समय में जो लिथियम है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, जो कि हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर में इसको ढूंढा गया है, इसकी खोज हुई है। तो किसी भी चीज़ का खोज होता कैसे है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब उसके बारे में पता चलता है तो सर्वे होता है। सर्वे में जगह जगह ड्रिल किया जाता है, उसके अंदर से प्रोडक्ट को निकाला जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है और उसको निकाला जाता है, रिसर्च के लिए भेजा जाता है लैब में। लैब उसकी जांच करती है और बताती है कि इसके अंदर से इस रेशियो में ये प्रोडक्ट है, कम है या ज़्यादा है, वो उसके डेंसिटी के हिसाब से तय होता है। फिर उस एरिया का प्रॉपर मैपिंग किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि कुल इतने क्षेत्रों तक, इतने एरिया तक ये यहाँ पे आपका क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ उसके गुण का पता किया जाता है, उसके प्रॉपर्टीज़ का पता किया जाता है और बाद में जाकर फिर क्या किया जाता है कि उसको अंदर से निकाला जाता है। इम्प्लीमेंट ऑफ रिसोर्स डेवलप प्लान, ठीक है, कि डेवलपमेंट प्लान विच इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इक्विप्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है मैपिंग, और ये मैपिंग करने के बाद कि इसके अंदर से कैसे मिनरल्स वगैरह को निकाला जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह का अलग अलग लैंडफॉर्म्स होता है, बनावट संरचना जमीन की अलग अलग है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश से भी में भी, ठीक है, गोल्ड माइंस है, कर्नाटक के कोलार में भी गोल्ड माइंस है, बहुत, कर्नाटक का कोलार सबसे ज़्यादा फेमस है गोल्ड माइंस के लिए। मध्य प्रदेश हो गया, या फिर मध्य प्रदेश का पन्ना हो गया जो डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब मध्य प्रदेश हो गया या फिर कर्नाटक का जो कोलार रीजन हो गया, अब वो बिहार के जब जमुई में जब आएगी तो यहाँ का जो सॉइल होगा या फिर जो यहाँ का लैंड होगा, अब जब वो जम्मू और कश्मीर जाएगी तो वहाँ का सॉइल हो और लैंड, इसमें अंतर होगा, जिसके लिए इनको क्या करना होगा, एप्रोप्रिएट प्लानिंग करना होगा।
अलग अलग टेक्नोलॉजी और स्किल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि वो क्या कर सके, तभी वो जाकर जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स है उसको वो निकाल सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब देखेंगे लैंड एंड सॉइल एज रिसोर्स। तो लैंड कैसे एक रिसोर्स के रूप में हम उसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जीवन का लगभग जितना भी काम है, बिना लैंड के कोई भी काम संभव नहीं है। जैसे कि रहने से लेकर खाने तक या सोने तक, जब हम सोते हैं जागते हैं हर वक्त या तो किसी प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हम किसी और के लिए, ठीक है ना, अगर कुछ करते हैं, उन सभी में जो कोई भी जो प्रोडक्ट जो आ रहा है, खाने से खाना या खाने से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, पहनने से रिलेटेड हो, वो सभी लैंड से ही आ रहा है। ठीक है। अब लैंड, ये जो क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि इसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी इलाका, ठीक है, पर्वतीय इलाका। प्लेट्यू, ये प्लेन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये हाइट पे होता है, और ये हो गया हमारा प्लेन्स, समतल भूमि। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है, और तीनों का अपना अपना महत्व है। तो इस देश में करीब 43% प्लेन्स है, ठीक है। इस देश में, भारत में, करीब 43% प्लेन्स है। तो जितने भी प्रकार का एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होता है वो इसी प्लेन्स में होता है, ना कि माउंटेन रीजन में और प्लेट्यू रीजन में। माउंटेन रीजन में ऐसा नहीं है कि खेती नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, लेकिन वहाँ के एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड नहीं हैं। वहाँ बस टेम्पररी रूप से थोड़े बहुत फल या सब्जियों को उगाया जाता है, जिससे कि लोग का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जबकि जो प्लेन्स में जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर, ठीक है, उससे पूरे देश के लोग उसी पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। जिस दिन से अगर मान लो प्लेन्स में एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, तो प्लेट्यू में तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सतह है वो क्या होती है, प्लेट्यू रीजन या फिर माउंटेन में, दोनों में से यहाँ की जो सतह है वो पथरीली सतह है, और पत्थर पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं। अब उसी में थोड़ा बहुत कहीं पे प्लेन्स जैसा एरिया अगर दिख गया, उसमें अगर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम किया जा रहा है, तो इससे ये नहीं हम मान सकते हैं कि माउंटेन और प्लेन पे हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे करने के लिए आपको पानी की भी आवश्यकता होती है, और चूंकि ये सब ढलान एरिया है, हाइट वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपको आसानी से पानी भी नहीं मिलने वाला है, आपको सॉइल आपको नहीं मिलने वाला, ये सब आपको प्लेन्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो 3.28, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 30 लाख 28 हजार स्क्वायर किलोमीटर भारतीय, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें कि 46.24% लैंड है, ठीक है। भारत का लैंड, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया is the net show area 45.26 is covered by forest। अब देखो कि जो एरिया है भारत में, कि इसमें से 45% क्या है, 45.26% आपका जंगल है, और 4.17% क्या है, कल्चरेबल वेस्ट है, 3.17 क्या है, फॉलो लैंड है, और 4.71% परमानेंट पस्चर्स। ये कुछ आंकड़ा दे रखा है, जिसको एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कभी कभी पूछा जाता है, या वन लिनियर में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो लैंड है, जो भूमि है, यूज पैटर्न इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल। अब देखो कि भारत, अब मान लो कोई लैंड है, ये लैंड है, ठीक है, इसका इस्तेमाल अब लोगों के द्वारा अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा है। जैसे वैसा लैंड जहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो फैक्ट्रीज का इस्तेमाल, ठीक है, फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। कहीं पे क्या है, तो एक शहर है, तो शहर के अंदर टेक्नोलॉजी हब बना है ना, काफी एरिया में टेक्नोलॉजिकल पार्क बना है, जहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि जो लैंड है जिसका इस्तेमाल केवल हम लोग एक पर्पज से नहीं कर रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस,
ठीक है, किसी भी काम को वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और ठीक है, वो जो एरिया है, ठीक है, वहाँ के हिसाब अकॉर्डिंग ही के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली कोई काम किसी भी काम को किया जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे सॉइल जैसे कि एक रिसोर्स के रूप में हम लोग जब सॉइल को देखते हैं तो हम लोग पहले समझेंगे कि प्लेन्स पे जो हम लोग को जो सॉइल मिलता है, नॉर्मली हम लोग जो सॉइल का इस्तेमाल करते हैं ये क्या होता है कि अर्थ के सबसे ऊपरी सरफेस का ये हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन ये मिट्टी बना एक्चुअली में कैसे, तो ये मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हजारों साल लग गए इसको बनने में। ठीक है, किसी मिट्टी को बनने में हजारों साल का वक्त लगता है और तब जाके ये जो सॉइल हम लोग देख रहे हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सॉइल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि पहाड़ों पे, ये मान लीजिए ये माउंटेन्स रीजन्स है, ठीक है, थोड़ा हम बड़ा-बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नदियाँ बह रही है, ठीक है? अब बहने के दौरान क्या होता है कि प्रॉपर इन पत्थरों में फ्रिक्शन हो रहा है। इन पत्थरों में क्या हो रहा है? फ्रिक्शंस हो रहा है। ऊपर से सनलाइट, तो सनलाइट ऊपर से उसको दिन में लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। अब इसके कारण यहाँ पे से इसको धूप लग रहा है, ठीक है? और चूँकि ये ग्लेशियर से पानी आ रहा होता है जिसके कारण पानी ठंडा भी होता है। अब इसके कंटिन्यू फ्रिक्शन, धूप और ठंड के कारण इसका एटम, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है और ये फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, ये पत्थर का जो साइज़ है, वो आपको नदियों में छोटा-छोटा होता हुआ दिखाई देगा। फिर फाइनली जब वो प्लेन में पहुँचता है, तो वो इतना छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग सैंड के रूप में जानते हैं। अभी भी इसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर के रूप में नहीं कर सकते हैं, खेती के रूप में नहीं कर सकते हैं। अभी भी ये जो सैंड है, काफ़ी समय तक, ठीक है, ये सैंड है, अब ये और छोटे-छोटे रूप में ये क्या होता है, जब पानी बह रही होती है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, ये बह रहा है ना? ये बहुत धीरे-धीरे आगे चल रहा है, आपस में ये फ्रिक्शन हो रहा है, ये दिन पर दिन और छोटा अपने साइज़ में क्या होते जाता है, वो छोटा होते जाता है और फाइनली हमको क्या मिलता है, सॉइल मिलता है, वो मिट्टी मिलता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है? अब वो जो सैंड होता है, वो सैंड से क्या बन जाता है, वो सॉइल के रूप में हम लोग को मिलता है। सॉइल में और सैंड में ये जो सैंड होता है ना, ये पानी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है। जब हम लोग सैंड में पानी डालते हैं तो देखेंगे कि वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन ये ह्यूम्स को किसी भी तरीके को इसमें जो हम लोग ऊपर से जो मिनरल्स डालते हैं या फिर ऑक्सीजन हो गया, ये क्या करता है, अपने में स्टोर कर लेता है, जिससे कि प्लांट को, है ना, लेने में आसानी होगा। और सैंड में ये सब काम होता नहीं है। यही कारण है कि सैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होता है। तो हम लोग सॉइल फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब जब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसके बनने में क्या-क्या काम दिया? पेरेंट्स रॉक आपको बताए थे, क्लाइमेट, प्लांट्स, एनिमल्स और लोकल टोपोग्राफी। अब प्लांट्स और एनिमल्स कैसे किया? ठीक है। प्लांट्स, एनिमल जब कोई नदी बह रहा होता है, एनिमल्स जैसे कि कोई एनिमल्स वगैरह मर गया, प्लांट्स मरे, तो जब वो डिके हुआ, सड़ा, ठीक है, तो जो ह्यूम्स वगैरह है वो उसी में वो ऐड होते चला जाता है और ये फिर क्या करता है, उसको अपने में पकड़ के रखे रहता है और जब नदियों के द्वारा ये लाके, ठीक है, साइड में, है ना, साइड के एरिया में फैला दिया जाता है और ये जो एरिया होता है, हम लोग पढ़े भी थे, खादर और बांगर सॉइल। सॉइल को दो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि सॉइल को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक खादर, एक बांगर, ये आगे का विषय है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और कुछ सॉइल को हम लोग एक नज़र में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इंडिया में क्या है कि एलुवियल जो सॉइल है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है, वो आपको किस रीजन में दिखेगा? तो वही रीजन में दिखेगा जहाँ से नदियाँ आ रही हैं। ये ब्राउन क्या है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल बनता कैसे है? ये प्रॉपर जब सॉइल पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस इतना समझेंगे कि जिस रीजन में अगर नदी के द्वारा कुछ बनाया जा रहा है सॉइल, तो वो आपका एलुवियल सॉइल होगा, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, है ना? यहाँ से क्या है? यहाँ से हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ ये अपने साथ ये ला रही है। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो सॉइल आपको देखने के लिए मिलेगा वो एलुवियल सॉइल होगा, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेड सॉइल, इसमें आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें आयरन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपको
साउथ वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ इस पार्ट के, ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एलुवियल, और नीचे वाले पार्ट में मोस्टली आप रेड सॉइल को देखेंगे। ब्लैक सॉइल गुजरात का कुछ रीजन्स और महाराष्ट्र, यहाँ आपको ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है। फॉरेस्ट, ठीक है ना, और माउंटेन सॉइल राजस्थान में आपको क्या, तो एरिड या फिर डिजर्ट सॉइल, ठीक है। तो हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको सॉइल चैप्टर में आज, जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एलुवियल सॉइल, तो ये दो तरीके का होता है, खादर और बांगर, ठीक है। तो ये अभी बता रहे थे कि क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नए वाले को, नए सॉइल को हम लोग खादर कहते हैं और पुराने वाले को बांगर कहते हैं। जो नया सॉइल है, ठीक है ना, उसको हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुराना जो सॉइल होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो उस हिसाब से जो खादर सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है कंपेयर टू बांगर के। ब्लैक सॉइल, ये आपको महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, ठीक है, महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन प्लांट को इसमें प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। रेड सॉइल या फिर जो येलो सॉइल है, ये आपको कहाँ, मध्य प्रदेश, ये इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान का बना होता है, ठीक है ना। ये अग्नेय चट्टान का बना हुआ इग्नियस, जो कि आपको कौन से रीजन में ये देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर साउथ का अन्य को सभी स्टेट्स हो गया या फिर राज्य हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, माउंटेन सॉइल, जो कि पर्वत पे होने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला जो सॉइल हो गया, यानी कि जो माउंटेन्स रीजन में हो गया, ठीक है। लेटेराइट सॉइल, ये सॉइल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है। ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो ये कोस्टल रीजन में। लेटेराइट सॉइल बनता कैसे है, तो लेटेराइट सॉइल क्या है कि जब, ठीक है, मानसून रीजन में जब बादल बनता है, ठीक है, तो जैसा ही वो हमारे कोस्टल एरिया से टकराता है, तो काफ़ी तेज़ बारिश होता है। तो काफ़ी तेज़ बारिश में होने के कारण ये क्या करता है कि मिट्टी पे जब काफ़ी तेज़ी से बारिश गिरता है ना, तो मिट्टी के ऊपर वाले मिनरल्स को ये गड्ढा, छोटा-छोटा गड्ढा जैसा आकृति बना देता है, ठीक है? जिससे ऊपर वाला मिनरल्स ये नीचे चला जाता है और ऊपर में बड़ा-बड़ा सॉइल बच जाएगा और अंदर, ठीक है ना? इस प्रोसेस से ना, जो सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? चूँकि हर साल जब नया मानसून आता है, हर साल जब मानसून आता है और कोस्टल रीजन के साथ जब वो टकराता है, तो बहुत तेज़ बारिश होता है। और उसी के बाद, रिज़ल्ट के बाद ये, उसी के कारण यहाँ पे का जो सॉइल है, वो अपना रूप को बदल लिया है, और इस तरीके के पाए जाने वाले सॉइल को हम लोग लेटेराइट कहेंगे। लेटेराइट सॉइल आपको केवल कोस्टल रीजन में ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कौन से कोस्टल रीजन में, जहाँ पे मानसून आता हो। इस रीजन में मानसून नहीं आता है, क्योंकि मानसून आने के बाद यहाँ से वो ट्रैवल करता है, पैरेलली यहाँ से वो ट्रैवल करता है, ना कि वो सीधे आता है, इसलिए इस रीजन में आपको लेटेराइट नहीं दिखेगा। मानसून यहाँ भी आकर सीधे टकराता है, इस कारण इस रीजन में भी आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन और उससे संबंधित कुछ बातों को। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या हो गया कि आज बहुत ही बड़ा एक फैक्टर, एक कारण बना है सॉइल इरोजन का, वो है पेड़ों की कटाई। तो नदियों के किनारे क्या होता है, नॉर्मली लोग पेड़ लगाए रहते थे, ठीक है। तो ये पेड़ क्या करता है, इसका जो रूट है ये मिट्टी को पकड़ के रखता था, ये मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिससे कि, ठीक है, अब बरसात में जब नदी जब बह रही होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है कि अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाती है। लेकिन मिट्टी को बहने से ये जो जड़ होता था, ये जड़ उसको क्या करता है, मिट्टी को बहने से रोक लेता है। लेकिन जब ट्री को यानी पेड़ों को ही काट दिया गया, ठीक है ना, तो जड़ तो रहा नहीं। अब जब नदी बह रही है, तो वो क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जा रही है, ठीक है। तो अगर सॉइल इरोजन को रोकना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, नदी के किनारे, है ना, हम लोगों को अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को टेरेस फार्मिंग हो गया, या फिर शेल्टर बेल्ट हो गया, या फिर बहुत सारा और अ, जो एक्टिविटी जो किया जा रहा है, ठीक है ना, पहले तो उसके ऊपर रोक लगाना होगा और ध्यान देना होगा कि कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। अब देखो मेजर ऑफ सॉइल, ठीक है ना, कंजर्वेशन, तो कैसे करेंगे, तो इसका जैसे कि कंट्रोल प्लगिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग समझना होगा, टेरेस फार्मिंग क्या होता है।
टेरेस फार्मिंग मतलब हो गया ना ये इस तरीके से ना, ये है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, फिर उसके बाद ये है ना, ये यहाँ से सीढ़ी नुमा ये होता है, ठीक है, जिसपे आपका टी का खेती होता है, चाय का खेती होता है। आसाम में आप लोग देखे होंगे। इसमें क्या होता है ना, ये मिट्टी को बहा नहीं ले जाता है, ठीक है। मान लो ढलान रीजन है, वहाँ पे आप करेंगे, पानी देंगे, तो ये क्या होगा, ये मिट्टी बह बह के बार बार नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टेरेस, है ना, इस हिसाब से अगर कर देते हैं तो मिट्टी आपका नहीं बहेगा, है ना। सीढ़ी नुमा आकृति हो जाने के कारण मिट्टी क्या होगा, बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना होगा हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है। पेड़ों का एक जाल बिछा देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए कि पत्थर और बड़े-बड़े सैंडबैग्स या फिर इस तरीके से स्ट्राइप्स दे देकर, है ना, नदी के किनारों को क्या करना चाहिए, सुरक्षित कर देना चाहिए, जिससे कि क्या हो ये साइड वाले रीजन्स को नदी अपने साथ बहाकर ना ले जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।